आधी रात का फोन और गायब विरासत। शनिवार की रात मल्होत्रा परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था। 50 वर्षीय राकेश और उनकी पत्नी 48 वर्षीय सीमा और उनके जुड़वा बच्चे 18 वर्षीय आयरन और आर्या अपने अपने कमरों में शांति से सो रहे थे। अचानक रात के ठीक 2:30 बजे घर का लैंडलाइन फोन जोर से बज उठा। सीमा हड़बड़ा कर उठ बैठी। इतनी रात को किसका फोन हो सकता है? उसने राकेश को जगाया जो नींद में धुत थे। अनमने ढंग से उन्होंने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक घबराई हुई फुसफुसाती हुई आवाज़ आई, वे सब ले गए, सब कुछ, अब कुछ नहीं बचा। और फिर फोन कट गया। राकेश और सीमा एक दूसरे को भौचक्के होकर देखने लगे। वहाँ आवाज़ किसकी थी और वह क्या कह रहा था? उन्होंने तुरंत फ़ोन वापस लगाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कॉलर आईडी पर एक अनजान नंबर फ्लैश हो रहा था। घबराहट में राकेश ने अपने बड़े भाई सुरेश को फ़ोन किया। सुरेश शहर के बाहर अपने फार्म हाउस पर रहते थे। फ़ोन की घंटी बजती रही, लेकिन सुरेश ने नहीं उठाया। अगले दिन सुबह राकेश और सीमा सुरेश के फार्म हाउस पर पहुंचे। गेट खुला हुआ था जो हमेशा बंद रहता था। अंदर का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। फार्म हाउस का दरवाज़ा टूटा हुआ था और अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था। फर्नीचर उल्टा पुल्टा था, तस्वीरें दीवार से उखाड़ दी गई थी और कीमती सामान गायब था। सुरेश कहीं नहीं थे। आयरन और आर्या भी अपने माता पिता के साथ आए थे और यह सब देखकर डर गए। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। राकेश ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस ने आकर घटनास्थल का मुआयना किया। यह साफ तौर पर लूटपाट का मामला लग रहा था, लेकिन सुरेश का गायब होना एक बड़ा सवाल था। क्या आपके भाई के कोई दुश्मन थे? इंस्पेक्टर देसाई ने राकेश से पूछा। राकेश ने कहा कि सुरेश एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और उनका किसी से कोई जानी दुश्मनी नहीं थी। वह एक छोटा सा व्यवसाय चलाते थे और उनका जीवन सामान्य था। पुलिस ने फार्म हाउस के आसपास छानबीन की, लेकिन उन्हें सुरेश का कोई सुराग नहीं मिला। उनका फ़ोन भी बंद था। वर्मा परिवार सदमे और डर के साए में डूब गया। वहाँ आधी रात का रहस्यमय फ़ोन किसका था? क्या सुरेश ने ही वह फ़ोन किया था? और अगर हाँ, तो वह क्या कहना चाहता था? वे सब ले गए, अब कुछ नहीं बचा, इसका क्या मतलब था? जांच आगे बढ़ी। पुलिस ने सुरेश के दोस्तों, रिश्तेदारों और व्यावसायिक सहयोगियों को पूछताछ की, लेकिन किसी को भी उनकी गुमशुदगी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कुछ दिनों बाद पुलिस को सुरेश की कार शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान सड़क पर मिली। कार में कोई तोड़फोड़ नहीं हुई थी, लेकिन सुरेश वहाँ नहीं थे। राकेश और सीमा अब बहुत चिंतित हो गए थे। उन्हें डर था कि सुरेश किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। एक हफ्ते बाद राकेश को सुरेश के बेडरूम में एक छिपा हुआ नोट मिला। वह नोट एक पुराने बही खाते के अंदर दबा हुआ था। नोट में सुरेश ने लिखा था कि उन्हें अपने दादाजी की एक गुप्त विरासत के बारे में पता चला है, जो उनके फार्म हाउस के पास कहीं दबी हुई है। उन्होंने यह भी लिखा था कि कुछ खतरनाक लोग उस विरासत की तलाश में हैं और उन्हें डर है कि वे उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। नोट पढ़कर राकेश और सीमा हैरान रह गए। उनके दादाजी की कोई गुप्त विरासत? उन्होंने कभी इसके बारे में नहीं सुना था। सुरेश ने नोट में उस विरासत के स्थान के बारे में कुछ अस्पष्ट संकेत भी दिए थे। उसने लिखा था कि पुरानी हवेली के पीछे, जहां चांदनी रात में पत्थर रोते हैं। राकेश और सीमा को समझ में नहीं आ रहा था कि सुरेश किस पुरानी हवेली और किस पत्थर की बात कर रहे थे। उनके गांव में तो कोई ऐसी हवेली नहीं थी।
लेकिन उस आधी रात के फ़ोन का क्या सुरेश ने ही वह फ़ोन किया था खतरे में होने की वजह से, और वे सब ले गए का क्या मतलब था? आयरन और आर्या भी इस रहस्य को सुनकर उत्सुक हो गए। वे अपने चाचा को ढूंढने और उस गुप्त विरासत का पता लगाने में अपने माता पिता की मदद करना चाहते थे। मल्होत्रा परिवार अब एक खतरनाक खेल में उलझ गया था। उन्हें न सिर्फ अपने लापता भाई को ढूंढना था, बल्कि उस रहस्यमय विरासत का भी पता लगाना था, जिसके लिए शायद उसकी जान खतरे में थी। पुरानी हवेली के पीछे, जहाँ चांदनी रात में पत्थर रोते हैं, इस पहेली को सुलझाना ही शायद सुरेश को बचाने और उस गायब विरासत के रहस्य से पर्दा उठाने का एकमात्र रास्ता था। उनकी पारिवारिक शांति भंग हो चुकी थी और अब उन्हें एक अनजान खतरे का सामना करना पड़ रहा था। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी ही खतरनाक कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।